जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैगम अब्बास और आज का हमारा टॉपिक कैरोफाइटा, जेंथोफाइटा एंड बैसिलियोफाइटा। सबसे पहले कैरोफाइटा पे बात करेंगे। जी, कैरोफाइटा में यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट ठीक है हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कैरोफाइटा में कारा की बात की है। अ, छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टोन वर्ड्स किनको कहते हैं। वो इन्हीं जो कारा है इसके लिए ये टर्म यूज होती है स्टोन वर्ड्स की। क्यों इसको स्टोन वर्ड्स का नाम देते हैं? क्योंकि ये जिस पानी के अंदर मौजूद होता है तो उसके अंदर जो आमतौर पे लाइम है, ठीक है, वो इसके गिर्द क्या हो जाता है, अकुमुलेट हो जाता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इनक्रस्ट टर्म यूज होती है। इनक्रस्ट इन प्लांट्स को क्या कर देता है, लाइम जो है इनक्रस्ट कर देता है। तो उस वजह से हम इनको नाम देते हैं स्टोन वर्ड्स का। और ये एलजी जो है आपको कम कब दिखाई देती है? ये आप आमतौर पे आपको फ्रेश वाटर के अंदर दिखाई देती है। किस सीजन में? कोल्ड सीजन के अंदर आपको दिखाई देती है। मतलब आप कह सकते हैं अगस्त या उसके बाद अ, आमतौर पे ये आपको दिखाई देना शुरू हो जाती हैं जब मौसम ठीक होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आप इसे कह सकते हैं कि फर्दर आगे मार्च तक आपको ये कारा जो है वो आमतौर पे दिखाई देता है। और जिसे कहते हैं कि स्लो रनिंग वाटर जो है उसके अंदर ये मौजूद होगा। अच्छा, इसमें दिखाया हुआ है कि जो डायग्राम है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नोड्स और इंटर नोड्स दिखाई देते हैं। उसके अलावा मेन ब्रांच के ऊपर फर्दर क्या मौजूद है, लेटरल ब्रांचेस भी मौजूद होती हैं और उनके ऊपर भी वही सेम पैटर्न होता है जो कि मेन ब्रांच पे है। मतलब वहाँ पे भी आपको नोड्स और इंटर नोड्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये है एक इसका आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी है या प्लांट की जो हैबिट है वो आपको बताई गई है। जी, नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। नेक्स्ट डायग्राम। सर यहाँ से तो शो कर दिया मैंने हाँ जी, बिल्कुल डायग्राम पर। ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम दिखाने का आपको थोड़ा सा, जी नेक्स्ट डायग्राम मिल गई है जी। ये डायग्राम थोड़ा दिखाने का फिर वही मकसद है कि आपको दिखाना है कि जहाँ पर नोड्स मौजूद है, नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे उसकी फर्दर आप कह सकते हैं कि लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं। और जो दो नोड्स के दरमियान फासला है इसी को हमने नाम दिया है किस चीज़ का, इंटर नोड्स का। साथ ही डायग्राम में आपको कुछ सेक्स आर्गन दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। अ, इसमें एंथ्रीडियम है और ओगोनियम मौजूद है। जो एंथ्रीडियम है उसको एक और टर्म ग्लोब्यूल, क्योंकि ग्लोबुलर शेप में है तो इसके लिए ग्लोब्यूल का वर्ड भी यूज होता है। और जो फीमेल सेक्स आर्गन है उसको हम नोक्यूल का नाम देते हैं। और यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नोक्यूल हमेशा ऊपर होता है और ग्लोब्यूल जो है वो नीचे की तरफ ही मौजूद होता है। जी, नेक्स्ट डायग्राम। हाँ, एक और डायग्राम जहाँ पर फिर आपको दिखाया हुआ है, नोक्यूल दिखाया हुआ है और ग्लोब्यूल दिखाया हुआ है, दोनों साथ साथ मौजूद है। नोक्यूल ऊपर है और ग्लोब्यूल जो है वो नीचे मौजूद है। इनका फर्दर स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं और ज्यादातर जो एमसीक्यूज जो हैं वो इसके स्ट्रक्चर के हवाले से पूछ लिए जाते हैं। यानी कि इसके जनरल करैक्टर में से पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज, या आप कह सकते हैं कि इनके रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है उनके स्ट्रक्चर में से आमतौर पे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। जी, नेक्स्ट डायग्राम। जी, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एक इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, ग्लोब्यूल का। अब इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर जो आपको सेल दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये शील्ड सेल होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट क्या है, शील्ड सेल्स हैं और इनकी तादाद कितनी होती है? 8। 8 शील्ड सेल मौजूद होते हैं और हर एक शील्ड सेल से आपको एक
मेनोब्रियम दिखाया हुआ है, ठीक है। एक तो नीचे पेडिसल दिखाया हुआ है, बड़ा सा सेल आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक मेनोब्रियम लिखा हुआ है, वो हर एक शील्ड सेल से एक मेनोब्रियम निकलता है। मतलब 8 शील्ड सेल हैं तो 8 ही मेनोब्रियम सेल्स मौजूद होंगे। इसी तरीके से हर एक मेनोब्रियम सेल से फर्दर क्या निकलता है, कैपिचुलम। दो तरह के कैपिचुलम है, प्राइमरी कैपिचुलम और सेकेंडरी कैपिचुलम। जो डायरेक्टली तौर पे अटैच है, डायरेक्टली तौर पे निकल रहे हैं मेनोब्रियम से, उनको हमने नाम दिया प्राइमरी कैपिचुलम का। फिर हर एक प्राइमरी कैपिचुलम से मतलब कितने प्राइमरी कैपिचुलम होंगे, 8 शील्ड सेल हैं, 8 मेनोब्रियम सेल है और 8 ही प्राइमरी कैपिचुलम है। फिर हर एक प्राइमरी कैपिचुलम से फर्दर 6 सेकेंडरी कैपिचुलम जो है वो अराइज करते हैं। और हर एक सेकेंडरी कैपिचुलम पे क्या मौजूद है, एक एंथ्रीडियल फिलामेंट मौजूद होता है। और इस फिलामेंट के अंदर तकरीबन क्या मौजूद होते हैं, 5 टू 200 सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं एंथ्रोजाइड्स का भी नाम देते हैं। जिससे फर्दर क्या निकलते हैं, इनके आप कह सकते हैं कि जो स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है। स्पर्म सेल जो है वो इससे बनते हैं। हर एक एंथीरियल सेल में तकरीबन 5 से लेके 200 तक क्या मौजूद होते हैं, अ, आप कह सकते हैं कि एंथ्रोजाइड्स मौजूद होते हैं। खैर, फिट कर दूंगा, आउटर मोस्ट 8 शील्ड सेल एंड फ्रॉम ईच शील्ड सेल राइज a manobrium cell. There are total 8 shield cell, 8 manobrium cell, 8 primary capitulum, and from each primary capitulum arise 6 secondary capitulum, and from each secondary capitulum arise an enthedial filament. And there are 5 to 200 anthrozoids are present in a enthedial filament. तो यहाँ पर जो आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, वो शील्ड सेल की तादाद में से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं, या जो प्राइमरी कैपिचुलम है, सेकेंडरी कैपिचुलम है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद फर्दर जाइएगा, नोक्यूल है, उसकी डायग्राम देख लेते हैं। हाँ जी, ये आपको नोक्यूल की डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट में आपको ना ग्लोब्यूल की बताई है ना नोक्यूल की बताई है, क्योंकि पेपर में इतना ज्यादा डीप कोई नहीं जाता। अगर आप एक ही चीज में इतना ज्यादा रिटन टेस्ट में डीप पे जा रहे होंगे तो पूरी बॉटनी को तैयार करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होगा। खैर, इसमें आप देख रहे हैं कि जो नोक्यूल है उसमें आपको कोरोना सेल दिखाई दे रहे हैं। जो अब तक कारा में मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगती है, इसके जो 2-3 आपको जनरल कैरेक्टर बताए हैं, मतलब वो जो इसकी डायग्राम है, जो शुरू में आप कह सकते हैं प्लांट की डायग्राम, वहां से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। या फिर जो नोक्यूल है उसमें पूछा जाता है कि जो कोरोना सेल्स है उनकी तादाद कितनी है। कोरोना सेल, ट्यूब सेल, दोनों की तादाद कितनी होती है, 5 ट्यूब सेल्स होते हैं और 5 ही हम कहते हैं कोरोना सेल्स होते हैं। यहाँ पे जो शील्ड सेल्स हैं उन्हीं को ही नाम दिया है ट्यूब सेल्स का, जो क्या कर रहे हैं, इसको हर तरफ से सराउंड कर रहे हैं। और बॉटम पे क्या मौजूद है, एक सेंट्रल सेल मौजूद है और एक स्टार्क सेल मौजूद है और एक क्या मौजूद है, पेडिसल सेल मौजूद होता है। खैर, कोरोना सेल की आपको तादाद बता दी है कि इसके ऊपर एक क्राउन मौजूद होता है और उसकी तादाद कितनी होती है, 5 कोरोना सेल्स होते हैं। किसके अंदर, कारा के अंदर। इसी तरीके से इसका इसी फैमिली से बिलोंग करने वाला एक और मेंबर है नाइटेला, ठीक है, नाइटेला। जो नाइटेला है उसके अंदर 10 कोरोना सेल्स होते हैं। तो इतना ही आपके लिए याद करना बहुत है कि 5 जैकेट सेल या ट्यूब सेल्स है, 5 ही कोरोना सेल्स है कारा के अंदर, जबकि नाइटेला के अंदर 10 कोरोना सेल्स मौजूद होते हैं। तो कारा के बारे में इतना ही कि इसमें जो आपको डायग्राम थी वहां से आपको बता दिया। देखिए, अगर आपके पास कोई भी कलर्ड बुक है या वैसे भी कोई बुक है बॉटनी में, जो प्योर बॉटनी है, अगर आप सिर्फ डायग्राम को अच्छे तरीके से भी तैयार कर लेते हैं तब भी आप या जनरल करेक्टर देख लेते हैं तो आप लाजमी तौर पर इंटरव्यू तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जी,
जी, नेक्स्ट डायग्राम दिखाइएगा। सर मैंने तो शो कर दी, बस आ जाएगी आपके पास। हाँ जी, अब आ गई है, आ गई है जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे प्लांट दिखाया हुआ है, ये कौन सा है? वाचेरिया दिखाया हुआ है कि उसके अंदर एक फिलामेंट मौजूद होता है वाचेरिया का के अंदर। और इसके अलावा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये वाचेरिया। और इसमें ये बताया हुआ है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, जैसा कि ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जबकि एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएट है फिलामेंट, जो आपको ब्लैक कलर में या डॉट की सूरत में दिखाए हुए हैं, वो न्यूक्लियाई दिखाए हुए हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट दिखाया हुआ है, साइटोप्लाज्म मेंशन किया हुआ है, और जर्मिनेटिंग जूस्पोर। जो जूस्पोर है ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जिनके ऊपर क्या मौजूद होता है? फ्लैजेला मौजूद होते हैं। ये इनका आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो जो मिसाल के तौर पे एप्लेनोस्पोर है, जूस्पोर है, तो जूस्पोर हमेशा उनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? फ्लैजेला होते हैं, जिनकी मदद से क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और राइजाइट दिखाए हैं, जिसकी मदद से क्या होते हैं? ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसी सबस्ट्रेट के साथ। जी, नेक्स्ट डायग्राम। हाँ जी, जहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको कुछ स्पोर दिखाए हुए हैं, जैसा कि ए प्लानोस्पोर दिखाए हुए हैं। उसके अलावा एक काइनेट्स दिखाए हुए हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक काइनेट्स के बारे में पढ़ा था, आपको बताया था कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि पेरिनेशन के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा कि एक थिक वॉल मौजूद है, और अंदर जो है आपको बहुत सारे जिसे कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म कह दें, ठीक है, मल्टीपल प्रोटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको स्टेज को क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं गांग्रोसाइरा स्टेज। लास्ट टाइम भी जब मैंने पूरी जिसे कहते हैं इस एलजी के आपको कुछ पॉइंट्स या जिसे कहते हैं नोट्स शेयर किए थे, तो वहां पर एक खास तौर पे गांग्रोसारा स्टेज और उसके सामने लिखा होता है कि ये स्टेज के अंदर मौजूद होती है, बक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि रेस्टिंग स्टेज है, और आपने देखा कि मल्टी न्यूक्लिएट है, थिक वॉल सेगमेंट है, जिसको आप एकाइनेट का भी नाम दे रहे हैं और इसको गांग्रोसारा का भी नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसको गांग्रोसारा का क्यों नाम देते हैं? इस वजह से नाम देते हैं, आप कहेंगे कि जहाँ पे मैंने एकाइनेट लिखा है, फिर गांग्रोसारा में और एकाइनेट, ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये जो एकाइनेट्स हैं, ये क्या होते हैं? मेन फिलामेंट के साथ या पेरेंट फिलामेंट के साथ अटैच होते हैं, और अटैचमेंट की वजह से टेम्परेरी 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 अटैच होते हैं, या कुछ टाइम के लिए फॉर द टाइम बीइंग अटैच होते हैं। और इसकी अपीयरेंस कैसे होती है? इसकी अपीयरेंस एक जिसे कहते हैं एलजी है, जिसको नाम देते हैं गारा। उस की है या टनल्स की वजह से हम इस स्टेज को नाम देते हैं किस चीज का? गांग्रो स्टेज। एकाइनेट्स ये इनके हैं जो कि मेन फिलामेंट के साथ अटैच होते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और जब से, तो इस वजह से हम इसका गांग्रोसारा स्टेज का कह सकते हैं क्लारिनेशन के लिए, या रेस्टिंग स्टेज होती है ये इनकी इस एलजी की। और इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। ये अभी फिर नेक्स्ट नहीं शो हो रही? हाँ जी, अब शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म जो मैंने आप लोगों जी के नोट्स शेयर किए थे, तो उसमें एक और चीज भी आप
मेन पॉइंट्स ऐड कर लेंगे कि वांडर प्लाज्म ये किसके अंदर मौजूद होता है। जो वांडर प्लाज्म है ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही मौजूद होता है। वांडर प्लाज्म से क्या मुराद है, एक ऐसा साइटोप्लाज्म जो क्या कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, उसी को हम नाम देते हैं वांडर प्लाज्म का। कैसा है, कलरलेस है, मल्टी न्यूक्लिएट है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है वांडर प्लाज्म कलरलेस है, मल्टी न्यूक्लिएट है। और कहाँ पर मौजूद होता है, बेसिकली मौजूद होता है एट द बेस ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के बेस है, यहाँ पर आपने दिखाया हुआ है इसमें डायग्राम में कि एंथ्रीडियम के बेस पे ये जो साइटोप्लाज्म मौजूद है इसको हमने नाम दिया वांडर प्लाज्म। और इसी से ओरिजिनेट करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि ओगोनियम। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं वांडर प्लाज्म का। और इससे इसका मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज द प्लेस फ्रॉम विच ओगोनियम अराइज। ओगोनियम क्या करता है, यहाँ से अराइज करता है। अपने नोट्स के अंदर ये चीज खास तौर पे ऐड कर लेंगे कि वांडर प्लाज्म इज प्रेजेंट, water plasm is a colorless multinucleate mass of cytoplasm that is present at the base of antheridium and from which arises a female sex organ that is ovum। ये आप बात लास्ट में ऐड कर देंगे, वाटर प्लांट के बारे में भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। जी, इसमें वाचेरिया के बारे में इतना ही कि इसके जो मेन कैरेक्टर थे आपको बता दिए। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं बेसिलियोफाइटा को। नेक्स्ट डायग्राम पे बेसिलियोफाइटा दिखाइएगा। आगे नेक्स्ट डायग्राम में शो हो रही मुझे। हाँ जी, ये नेक्स्ट डायग्राम। अच्छा, यहाँ पर आपको जैसे कि पहले बताया था कि जूस्पोर ये क्या है, ये भी एसेक्सुअल स्पोर मौजूद है कि जो कि स्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होते हैं। आपने देखा कि इसके ऊपर बहुत सारे फ्लैजेलम जो हैं वो मौजूद है। स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं जूस्पोर का। और जूस्पोर की मदद से ही इनके अंदर क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मौजूद होती है। जी, नेक्स्ट डायग्राम। जी, यहाँ पे बेसिलियोफाइटा बात करने जा रहे हैं कि इसका जो सेल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, यही आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसकी समझ लें आप, स्ट्रक्चर में भी क्या है कि एक सेल वॉल ही है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं डायग्राम ए से स्टार्ट करूंगा कि डायग्राम ए है, इसके नीचे लिखा हुआ है साइड व्यू है या गर्डल व्यू। गर्डल व्यू इसलिए नाम दिया कि जहाँ पर जो कनेक्टिंग बैंड है वो आपको जिसे कहते हैं आपस में फ्यूज करते हुए दिखाई दिए हैं, और इस व्यू को हम नाम दे रहे हैं गर्डल व्यू का। ओवरऑल आप कहते हैं कि ये जो इसका सेल है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सेल वाल में दो तरह के हाफ्स होते हैं, टू हाफ्स होते हैं। एक आउटर है जिसको एपिथेका का नाम दिया, और जो इनर है उसको हमने नाम दिया यहाँ पे हाइपोथेका का। ठीक है, तो आपसे इनमें से कोई भी कंसेप्चुअल बात जो है फिर बता रहा हूँ कि पूछी जा सकती है। याद है, डायग्राम को आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। एपिथेका हमेशा याद रखिए, ओल्डर वन इज अ एपिथेका एंड द न्यू वन इज अ हाइपोथेका। क्या मुराद है कि जब इसने क्या करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड करना है, तो आउटर और इनर क्या होंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जो आउटर वाला है उसके अंदर एक और बन जाएगा, जो इनर वाला है फिर ये आउटर के तौर पे एक्ट करेगा, और इसके अंदर एक और आप कह सकते हैं कि एक हाफ जो है वो तैयार होगा और इसे सारा देगा। खैर, हम कहते हैं कि इसके दो क्वेश्चन है, तो बता दिए। अब इसमें मजीद जो बातें हैं, वाल्व यहाँ पे बताया हुआ है, वाल्व क्या है और कनेक्टिंग बैंड क्या है। ठीक है, कनेक्टिंग बैंड पहले बता देता हूँ, कनेक्टिंग बैंड और गर्डल में क्या फर्क है।
जो डायग्राम सी है वहां पे बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है, कनेक्टिंग बैंड वो हिस्सा है जो कि ओवरलैप नहीं कर रहा, जबकि गर्डल कनेक्टिंग बैंड का वो हिस्सा जहां पर ओवरलैप हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, उसको हमने नाम दिया है किस चीज का, गर्डल का। डायग्राम में बिल्कुल एंड पे, मैं क्लियर पिक नहीं बना सका, डायग्राम सी के बिल्कुल एंड पे जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है वहां पर आपको गर्डल के नाम से जो छोटी सी टर्म है वहां पर लिखी हुई मौजूद है। अच्छा, वाल्व की बात की थी, वाल्व क्या है? दो ही मेन पोर्शन होते हैं। जो इसकी मेन सरफेस है उसको हम वाल्व का नाम देते हैं, और दूसरी जो जिसे कह सकते हैं जो बेंड कर रही है, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि अनकवर्ड है, या जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही, उसको हम नाम दे रहे हैं किस चीज का, कनेक्टिंग बैंड का। अच्छा, इसके अंदर कुछ नोड्यूल भी मौजूद होते हैं। जो पोल पे मौजूद है नोड्यूल, उनको पोलर नोड्यूल का नाम देते हैं। जो सेंटर पे मौजूद है उसको हमने सेंट्रल नोड्यूल का नाम दिया है। रेफी क्या है इसके अंदर? रेफी आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर वो हिस्सा है जिसको आप एक आम जबान में तो हम इसे कोर का नाम देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ कि इसके अंदर रेफी क्या है? रेफी क्या आप कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट्स मौजूद है, मतलब इसके लिए वर्ड आप स्लॉट का वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्लॉट्स हैं उसको हम नाम देते हैं किसका, रेफी का। ठीक है, तो खैर जो मेन बातें थी वो आपको बता दिया कि सलवार जो है दो ओवरलैपिंग हाफ पे मुश्तमिल होती है। आउटर हाफ होल्डर होता है, उसको एपिथेका का नाम देते हैं। इनर वन जो है वो न्यू होता है, उसको हाइपोथेका का नाम देते हैं। और दोनों हम कहते हैं हाफ आपस में कैसे फ्यूज करते हैं, जैसे कि आपको एक कैंडी बॉक्स होता है या पैट्री डिश है, उसकी सूरत में ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और बाकी वाल्व बता दिया है, टॉप या बॉटम जो है जो इसकी सरफेस है उसको हम नाम देते हैं वाल्व का। और जो आप कहते हैं वो हिस्सा जो कि जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया कनेक्टिंग बैंड्स का। और कनेक्टिंग बैंड का वो हिस्सा जो ओवरलैप कर रहा है उसको गर्डल का नाम दिया है। और इसके अलावा नड्यूल बता दिया है कि पोल पे मौजूद है तो पोलर, और सेंटर में जो मौजूद है उसको हम सेंट्रल नड्यूल का नाम देते हैं। जी, इसके बाद एक और डायग्राम मौजूद है, दो, वो दिखा दीजिएगा। जी, नेक्स्ट डायग्राम अभी तक शो नहीं हो रही मुझे। आई थिंक आपको बैक करके दोबारा से शो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक शो नहीं हो रही मुझे। हाँ जी, शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि जैसे कि आपको बताया था कि इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे ऊपर आपको दिखाया हुआ एक सेल है, इसमें दो हाफ्स है, दोनों अलग हुए। तो यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ है कि हर बार क्या होता है कि जो नया नया बैंड बनेगा, तो वो या नया हाफ बनेगा, वो कहाँ पर बनेगा, इनर साइड पे बनेगा। जिसका एक बड़ा नुकसान आपको ये होता है कि सेल का साइज जो है वो क्या होता जाता है, हमेशा हर बार जब सेल डिवाइड कर रहा है उसका साइज जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो लेकिन क्या ये कम होते हुए बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा? ऐसी बात नहीं है। जब इसका सेल एक मुनासिब साइज से कम होना शुरू होता है तो अब हम कहते हैं कि इनके अंदर फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और वो किसकी मदद से होगी? हम पहले नोट्स में पढ़ चुके हैं, आक्सोस्पोर की मदद से होगी। जी, आक्सोस्पोर दिखाइएगा इनको जरा, नेक्स्ट डायग्राम में। हाँ जी, ऑक्सोस्पोर दिखाया हुआ है कि ऑक्सोस्पोर, ऑक्सो का मतलब होता है ग्रो, मतलब
आक्सोस्पोर की मदद से क्या करेंगे, ये अपने साइज में इजाफा कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे। ठीक है, मतलब कैसे होगा, स्पर्म एग ने फर्ज किया फ्यूज किया, जाइगोट बना। वो जो जाइगोट है वही आक्सोस्पोर के तौर पे एक्ट करता है, मतलब वो अपने साइज में काफी हद तक इजाफा करेगा। और जब वो एक खास इजाफा कर लेता है तो अब हम उसको नाम दे रहे होते हैं किस चीज का, आक्सोस्पोर का। और दोबारा से फिर वो अपने गिर्द क्या करेगा, एपिथेका और हाइपोथेका जैसी सेल वाल से क्रिएट करेगा। और अब वो एक नए सेल के तौर पे एक्ट कर रहा है। दोबारा से हमने कहते हैं कि उसने अगर डिवाइड करना है तो उसी तरीके से डिवाइड करेगा कि दोनों हाफ आपस में सेपरेट होंगे, और उसके बाद हर एक हाफ के सामने एक हाइपोथेका जो है वो सिंथेसाइज होगा। तो आक्सोस्पोर हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके थे कि ये किसके अंदर मौजूद होता है, इसी वाचेरिया के अंदर मौजूद होता है। कब होता है कि जब सेल ने अपने साइज में इजाफा करना होता है, उस वक्त उसके अंदर आक्सोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो बस इतना ही था आप आज का हमारा टॉपिक। आपको बताया था कि जितनी टर्म जो बातें आपको बताई हुई हैं उनको कुछ ना कुछ आपको उसका लाजमी तौर पर आइडिया हो। जब हम उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे लिए आसान होता है खास तौर पर उसको याद रखना। अगर वैसे ही हम उन नोट्स को तैयार कर लेते हैं तो फिर बाज़ औक़ात हमारे लिए पेपर में मुश्किल हो जाता है कि इस चीज़ को याद रखना कि प्लाकिया स्टेज किसके अंदर मौजूद है, गांग्रोसायरा स्टेज किसके अंदर मौजूद है, वांडर प्लांट किसके अंदर मौजूद होता है, आक्सोस्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होती है। तो स्टार शेप जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट वगैरह, या आप जिसे कहते हैं कि ये तमाम टर्म्स आपके लिए इस वक्त आसान हो जाती हैं जब आप इनको थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि डिटेल में देख लेते हैं। जी, जहाँ तक टॉपिक था, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आस्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, तैयारी के वाले से तो आपको बस ये बता दिया है कि मजीद भी जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोग कुछ नोट्स शेयर किए थे, अभी भी ऐसा करेंगे कि ये वाला भी आपको जो डायग्राम्स है ये भी शेयर कर देंगे। मजीद जो जनरल करेक्टर हैं, ठीक है, वो भी आपको शेयर कर देंगे ताकि आपके लिए इन चीज़ों को तैयार करना आसान हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों के डीप में नहीं जाना होता। इनको जिस हद तक मैंने सारी सारी किताबें देखिए, किसी एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने इन बुक्स को आज कोई नहीं पढ़ा, ये नहीं कि आपके ऊपर कोई एहसान किया है। ये मैंने 2015 में ये बुक्स ली थी और उस वक्त इनको तकरीबन स्टडी किया था, और तमाम बुक्स को तकरीबन कंप्लीट स्टडी कर लिया था। जो मेन पॉइंट थे उनको उस वक्त हाईलाइट किया था। अच्छे अच्छी बुक्स ली थी, कलर्ड बुक्स ली थी, और अच्छे ही जापानीज हाइलाइटर लिए थे। जो चीज़ें आज से 8 साल पहले हाईलाइट की हुई थी वो आज भी वैसे एज इट इज़ मौजूद है, और किसी चीज़ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ा। तो आप लोगों को भी वहाँ से पिक्स वगैरह बना के भेज दूंगा, तो आप लोगों के लिए तैयार करना आसान हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को आप एंड कर दें, तो उसके बाद मैं अपने नोट्स चेक कर दूंगा। सर वो एक टर्म थी इसमें स्टोन बर्ड्स के हवाले से भी, कारा को स्टोन बर्ड कहा जाता है, भी एमसीक्यू अक्सर हाँ कई जी, दफा। 1 मिनट, स्पीकर को आज लगता है मैंने ऑन नहीं किया हुआ था। मेरी आवाज़ कैसे सही आ रही थी? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, आप बताइए, कुछ पूछना चाह रहे थे। सर वो बस था भी, वो कारा को ना स्टोन बर्ड कहा जाता है, ये भी एमसीक्यू अक्सर कई दफा पेपर्स के अंदर रिपीट भी हो चुका हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि जो कारा जो है उसकी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि उसकी इम्पोर्टेंस, एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो कारा है उसके जो आप कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन है वो क्या होते हैं, वो उनके ऊपर शील्ड जैसे कि आपको दिखाई हुई है, शील्ड मौजूद होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है। यही करेक्टर होता है किस चीज का, जो ब्रायोफाइट्स है। तो यहाँ इस वजह से भी ख्याल किया जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स है उनका ओरिजिन किससे हुआ, कारा से हुआ। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर जगह क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं कोई मेंबर? जी, ये मेरी तरफ ही नेट का थोड़ा इशू चल रहा था, तो आपको इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि ये जो कारा है इसके सेक्स आर्गन बता तो दिया था, उनके ऊपर शील्ड मौजूद होती है, शील्डेड होते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है, और यही करेक्टर होता है ब्रायोफाइट्स का। इस हिसाब से ये ख्याल किया जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन जो है वो कारा से हुआ। तो कारा को इस हिसाब से भी आपने क्या करना होता है, वो अच्छे से इसको माइंड में रखना होता है। सर ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। सर आपने डायटॉम्स में जो रिप्रोडक्शन का फिनोमेना बताया है हाइपोथीका और एपिथीका का, तो सर हम ये कह सकते हैं कि ये बाइनरी फिशन है? बाइनरी फिशन जो है उसको हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन में आपने देखा होता है कि जो सेल है वो किस तरीके से डिवाइड करता है, उसका तरीकाकार जो है वो कुछ डिफरेंट होता है इसे डिवाइड करने का। तो इसको आप देख लेंगे, अगर कोई और आफाक साहब ने अगर पढ़ा होगा इसको, तो बाइनरी फिशन कहना चाहिए नहीं, क्योंकि बाइनरी फिशन आमतौर पे हम देख रहे हैं कि वो इसके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है या कुछ फंजाई है उसके अंदर, तो मैंने पढ़ी है। लेकिन इसको इसके लिए टर्म मैंने मटेरियल नहीं देखी बाइनरी फिशन, आपने देखी है तो आप बता दीजिए आफाक भाई। हाँ जी। नहीं सर, बाइनरी फिशन में तो ये है ना, कभी वो सेल इलोंगेट कर रहा है, फिर उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट कर रहा है, फिर उसकी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो रही है। यहाँ पे तो वो पूरा हाँ एक जी। स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट हो रहा है, दोनों उसकी जो यानी पेट्री डिशेज जैसे हम हाँ कहते जी। हैं कि दो हाँ, वो स्ट्रक्चर्स ही अलग। अलहदा हो रही है और उसके सामने नई सिंथेसाइज हो रही है। ओके सर। और सर यहाँ पे ना सेल वॉल के हवाले से कोई नहीं डिस्क्राइब किया गया या डिस्क्रिप्शन नहीं है भाई, कारा की सेल वॉल है या बाकियों की जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो सच्ची बात है ना, बहुत सारी एलजी के अंदर भी मैंने देखी थी, उनकी जो कंपोजिशन में काफी हद तक ना डिफरेंस है। लेकिन फिर हमने मिसाल के तौर पे जो वाचेरिया है उसको मैं देख रहा था, पेक्टिन कंपाउंड वगैरह जो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप ये कह सकते हैं कि जो लाइम होता है या सलीका होता है वो डिपॉजिट होता है इसके ऊपर, ठीक है। बाकी सेल वॉल की कंपोजिशन तकरीबन आपसे हर एक एलजी की शायद ना ही पूछें, ठीक है। तो एक जनरल पूछ ली जाती है जो कि हमने कहा कि बाकी जैसे कि प्लांट के अंदर होती है। जी सर, ऐसे ही। ठीक है, मजीद कोई भी बात होगी, हाँ हम फिर ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। फाक भाई आपके दिन में भी कुछ ना कुछ लेक्चर लगाएंगे, ठीक है। बाकी फिर हम इतना ही रखते हैं, फिर जी रिकॉर्डिंग सर। जितनी कम होगी उतना उसको सुनना हमारे लिए आसान होता है। ठीक हो गया, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।